हेलो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप राजस्थान बोर्ड की स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि राजस्थान बोर्ड के इकोनॉमिक्स का जो पेपर होने वाला है आपका, वो पेपर कैसा होने वाला है, किस तरीके का होने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस पेपर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दैट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कंप्लीट एक बॉन्डिंग मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं, वो भी बिल्कुल आपके राजस्थान यानी कि RBSE बोर्ड के पैटर्न में। बोर्ड पैटर्न समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी समझना है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपका जो पेपर है ना, वो बेटा 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है, और जिसमें मार्किंग है आपकी पूर्णांक की मैक्सिमम मार्क्स 80 है। हमेशा क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ने कर सॉल्व करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो भी बता दूं कि इसमें क्या दे रखा है जनरल इंस्ट्रक्शन में कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर अपना नामांक मतलब रोल नंबर लिखना होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अपने आंसर शीट में लिखना है। आपको अलग से कोई ओमर शीट या कोई दूसरी शीट नहीं मिलेगी। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखे, मतलब जो सेक्शन है जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी, इन सेक्शन में भी अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, उसके अलग अलग ऑप्शन होते हैं, उन सबको एक साथ करना है आपको। ठीक है ना। प्रश्न का उत्तर निकालने से पहले प्रश्न का क्रमांक जरूर लिखिए। अगर आपको कोई आंसर लिखना है, मान लीजिए आप फोर्थ छोड़ रहे फिफ्थ कर रहे हैं, तो आंसर नंबर जरूर लिखिएगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं आंसर नंबर नहीं लिखते हैं। और लास्ट, अगर आप नेक्स्ट जो होता है पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है पेपर, लेकिन अगर कोई गलती होती है तो हमेशा हिंदी वाले को ही मान्यता दी जाती है राजस्थान बोर्ड में। और क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक आंतरिक विकल्प है। आंतरिक विकल्प होने का मतलब होता है ऑप्शनल होता है, ये दो क्वेश्चन होते हैं और में दिया रहता है, अथवा में दो क्वेश्चन होते हैं, या तो दोनों में से कोई एक करना है, ये तो पहले वाला कीजिए दूसरा वाला कीजिए। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें दो क्वेश्चन आ रहे हैं, आप आंसर नंबर 17 करके दोनों में से किसी एक को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये तो हो गया पैटर्न की बात। अब हम बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है विद आपके एग्जाम पेपर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन होता है वो है आपका एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि वो एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग होते हैं, जिसमें आपको मिलने हैं 12 एमसीक्यूज। हर एक एमसीक्यू एक एक नंबर कंटिन्यू होगा, कोई ऑप्शन ऑप्शन नहीं होगा इसमें, सारे एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने होंगे, आप 12 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की करेंसी निर्गमित करने वाली संस्था कौन सी है। ऑब्वियसली आपको ये आंसर रटा हुआ होना चाहिए, वो कौन सी संस्था है, RBI, यानी कि कौन सा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। हर देश की केंद्रीय बैंक को ही उस देश की करेंसी को इश्यू करने का अधिकार होता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, एडम स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। तो एडम स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक है द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। अब ये पुस्तक में इस क्वेश्चन को एक और सकता है कि ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई, तो आपका आंसर होगा 1936 में ये पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। कब, 1936 में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन। तो क्वेश्चन है, पैमाने के प्रतिफल का संबंध किससे है, अति अल्पकाल से, अल्पकाल से, दीर्घकाल से, या अति दीर्घकाल से। तो राइट आंसर है कि पैमाने के प्रतिफल एक दीर्घकालीन अवधारणा है, मैंने बार बार इस चीज को समझाया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अनुपातिक करों में वृद्धि में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसको शॉर्टकट में एमपीसी बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, में क्या होती है, कमी होती है, वृद्धि होती है। आंसर है कमी होती है। अगर टैक्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है लोगों की जो कंजप्शन है, लोगों का खर्च होता है वो कम होता है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए आपकी इनकम है, 10,000 रुपए में से आप 10% का टैक्स देते हैं, तो बचेगा कितना, 9,000। अगर वही टैक्स बढ़ के अगर 15% हो जाए तो कितना रुपए बचेगा आपके पास, आप 8, 8,500, यानी कि आपका कंजप्शन कम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, बजट रेखा का ढाल कैसा होता है। बजट रेखा, ये जो बजट रेखा है, एक्चुअली बजट रेखा कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है ना, ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ए, और ये पॉइंट बी। ये हमेशा दो वस्तु के बीच के संबंध को बताता है, वस्तु एक्स और वस्तु वाई, की आप निश्चित कीमत पर अपनी आय के द्वारा किस प्रकार से खर्च कर सकते हैं। तो ये बजट रेखा कैसा बताता है, ठीक है ना, ये बजट रेखा की एक की मात्रा ज्यादा होगी, दूसरी की मात्रा ऑटोमेटिक कम होगी, तो ये ऋणात्मक ढाल को बताता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, मांग फलन क्या है। मांग फलन उत्पादन के साधन और उत्पाद सॉरी मांग फलन क्या है, वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग की मात्रा के बीच के
संबंध को बोलते हैं। तो यहाँ पर कीमत, पी कीमत को बताता है और एक्स जो है मात्रा को बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से चालू घाटे का घटक कौन सा नहीं है? चालू घाटा, ठीक है ना, चालू घाटा से करंट करंट डिफिसिट बोलते हैं। इसके अंदर क्या घाटा है, यानी कि चालू खाते भी बोल सकते हैं, ठीक है। वस्तु का व्यापार, सेवाओं में व्यापार, अंतरण भुगतान, इसमें विदेशी ऋण जो है लॉन्ग टर्म होता है और ये एक्चुअली में कहाँ आता है? ये आता है पूंजी खाते के अंतर्गत, यानी कि ये तीनों जो है चालू खाते का हिस्सा है, ये पूंजी खाते का हिस्सा है। तो राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 8, मानवीय श्रम का पारिश्रमिक है। एक मानव, एक मनुष्य श्रम करता है, कहीं नौकरी करता है, बदले में उसको क्या मिलता है? मजदूरी, या मजदूरी भी लिखा हो सकता है, या भी हो सकता है वहां पर वेतन भी लिखा रहा है, ठीक है ना, ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जिस बाजार की संरचना में दो विक्रेता होते हैं, ध्यान रखिएगा, दो ही विक्रेता होते हैं, तो उस बाजार को क्या कहते हैं? दो विक्रेता, यानी कि द्विधिकार। द्विधिकार मतलब दो का अधिकार। अगर एक ही होते हैं तो मोनोपोली, बहुत सारे होते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता, और कम होते हैं और ग्रुप में होते तो अल्पाधिकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कुल परिवर्ती लागत शून्य कब होती है? कुल परिवर्ती लागत को शॉर्टकट में बोलते हैं टीबीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। शून्य कब होती है? ये शून्य तब होती है जब आपने उत्पादन के साधनों का अभी तक प्रयोग ही नहीं किया है, मतलब जब निर्गत शून्य होता है, ठीक है ना, तब। क्वेश्चन नंबर 11, समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न का अध्ययन नहीं किया जाता। समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में हमेशा सामूहिक या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाए, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या को अध्ययन किया जाता है, जहाँ कुल कुल रोजगार, कुल निर्गत, समग्र, ये जो है कुल की बात करता है, संपूर्ण की तो बचा व्यक्तिगत इकाइयां। व्यापार शेष में कौन सी मदें हैं? क्वेश्चन नंबर 12, व्यापार शेष में हमेशा ध्यान रखिएगा केवल दृश्य वस्तुएं शामिल होती है। दृश्य वस्तु मतलब ऐसी वस्तुएं जिसको हम देख सकते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनको हम छू सकते हैं, जो हमारे सामने होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मशीनों की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कपड़ों की बात कर सकते हैं, या फिर हम जितने भी खाद्य सामग्री या उसकी बात करते हैं, तो ये सब व्यापार शेष का मदें होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 6 नंबर बन जाएंगे इसके आपके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से आपके फिल इन द ब्लैंक्स है वो देखते हैं। सबसे पहला, जिसका संबंध सरकार की संपत्ति और देनदारियों से होता है उसे पूंजीगत मदें कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूंजीगत मदें ही वो मदें होती हैं जो सरकार की संपत्तियों को और सरकार के दायित्वों को प्रभावित करती हैं। विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम है कौन? मुद्रा। मुद्रा यानी कि क्या चीज बोलते हैं उसको? मनी। उत्पादन फलन आगत और निर्गत। आगत मतलब आउटपुट, निर्गत का मतलब क्या होता है? इनपुट के बीच का संबंध, यानी कितना इनपुट लगाने से कितना आउटपुट होगा, इस बात को उत्पादन फलन व्यक्त करता है। वह व्यक्ति या संस्था है जो आर्थिक निर्णय लेता है उसे क्या कहते हैं? आर्थिक एजेंट कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक एजेंट। और 5th नंबर है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ साथ निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में क्या होती चली जाती है? कमी होती चली थी। क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, अगर आपकी आय बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है आप जो है निम्न स्तरीय वस्तु का उपभोग नहीं करेंगे, उसकी मांग कम होती चली जाती है। और 6th नंबर का है फिल इन द ब्लैंक्स, कि सभी उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग का जोड़ को हम क्या बोलते हैं? सामूहिक मांग, जिसको शॉर्टकट में बोलता है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर 10 से 20 शब्दों में दीजिए। 10 से 20 शब्दों में देना है, मतलब शॉर्ट में। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स मिलेगा? 1 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पर टोटल आपके पास 12 क्वेश्चन होंगे, यानी कि मिला के आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 12 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, उत्पादन से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज प्रोडक्शन? उत्पादन एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु या सेवा के मूल्य में वृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक दर्जी है, ठीक है, आपके पास क्या है? एक दर्जी है। एक दर्जी के पास एक कपड़ा होता है, फालतू कपड़ा, इस कपड़ा का पड़ा हुआ इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो दर्जी कपड़े को काट के सिल के उसकी क्या बना देता है? कमीज बना देता है। कमीज की वैल्यू होती है, मतलब दर्जी ने इस कमीज का उत्पादन किया है, ठीक है ना। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वस्तु सेवा की मूल्य वृद्धि होती है, तो उसे उत्पादन कहते हैं। सीमितता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमितता। सीमितता को इंग्लिश में बोलते हैं स्कैसिटी। क्या चीज बोलते हैं? किसी वस्तु की मांग की तुलना में उसकी पूर्ति का कम होना सीमितता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल,
आप दुकान में गए, आप दुकान में कहा कि मुझे भाई 10 केजी आलू चाहिए, लेकिन दुकानदार कहता है कि भाई हमारे पास इस टाइम तो 8 केजी है, तो उसको सीमितता बोलेंगे, यानी कि जितनी डिमांड है उसकी कंपेरिजन में सप्लाई वो क्या होता है, कम होता है, तो उसको हम सीमितता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 4 प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताना है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्षेत्र में 4 प्रमुख क्षेत्र है, उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार और शेष विश्व। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सकल मूल्य वृद्धि और निवल मूल्य वृद्धि। सकल का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्रॉस, और निवल का मतलब होता है नेट, यानी कि शुद्ध। तो सकल मूल्य वृद्धि और निवल मूल्य वृद्धि, इसका मतलब ग्रॉस डेप्रिसिएशन और नेट डेप्रिसिएशन क्या है। मूल्य वर्धित में मूल्यह्रास के मूल्य को शामिल पर प्राप्त मूल्य को सकल मूल्य वर्धित कहते हैं, जबकि मूल्य वर्धित में मूल्यह्रास को घटाने के बाद जो मूल्य प्राप्त होता है उसको निवल। यानी कि अगर ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तब जाके आपको नेट प्राप्त होगा। और सब कुछ बात रही शायद, आप केवल इस नाम को ध्यान रखिएगा, यूट्यूब चैनल का आपका भरोसेमंद, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, लाइक कीजिए, और अपने जो डाउट्स है एग्जाम से रिलेटेड वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, बैंक दर क्या है। बैंक दर का मतलब व्हाट इज बैंक रेट। आप बैंक रेट के बारे में पूछ रहे हैं, तो बैंक रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि बैंक रेट एक्चुअल में होता क्या है। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक देश की व्यापारिक बैंक को निश्चित प्रतिभूतियों के बदले में ऋण प्रदान करती है, और बेसिकली ये ऋण कैसी होती हैं, शॉर्ट टर्म ऋण होती है। क्वेश्चन नंबर 6, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से 4 प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की क्षेत्र है राष्ट्रीय आय, रोजगार, मूल्य निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन आपको 4 प्रमुख क्षेत्रों के नाम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, सरकारी बजट के कोई एक उद्देश्य बताइए। संपत्ति एवं आय का पुनर्वितरण। विदेशी विनिमय दर क्या है, वह दर जिस दर पर एक देश की राष्ट्रीय मुद्रा का विदेशी मुद्रा के साथ विनिमय किया जाता है उसे विनिमय दर कहते हैं। जैसे अमेरिका के $1 के बदले में हम इंडिया की करेंसी के बदले में कितने रुपए देते हैं, 80 रुपए। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं क्या चीज, विदेशी विनिमय दर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बाजार किसे कहते हैं। बाजार का मतलब क्या हुआ, मार्केट। तो मार्केट क्या है, नॉर्मली हर कोई कहता है कि बाजार वह स्थान है जहां पर बहुत सारी दुकानें होती हैं, सही है आम लैंग्वेज में। लेकिन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में क्या है, बाजार का अर्थ, बाजार वह क्षेत्र है जहां किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता एक निश्चित कीमत पर उसे क्रय विक्रय करने के लिए संपर्क में आते हैं। मान लीजिए एक ठेली वाला आपके घर पे आता है और वो आपको सब्जी बेच के चला जाता है, तो आप कौन हुए, आप हुए क्रेता। सब ठेले वाला कौन हुआ, विक्रेता। सब्जी एक वस्तु होगी, वस्तु की निश्चित कीमत होती है, मानो 10 रुपए केजी। तो ऐसे में क्रेता विक्रेता आ गए, पैसा भी हो गया, वस्तु को क्रय विक्रय कंप्लीट हो गया, तो उसको हम बाजार कहते हैं। जबकि ठेली वाला कोई स्थान नहीं, वो तो घूमता रहता है। लेकिन नहीं, बाजार एक्चुअली में क्या होता है, माध्यम होता है, कोई स्थान नहीं। ठीक है ना, स्थान जो है बाजार का एक रूप है। दृश्य वस्तु के कोई उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण बताइए। दृश्य वस्तु के 2 उदाहरण की बात करते हैं, एक है मशीनरी, दूसरा है खाद्य सामग्री। इसके अलावा आप भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। अल्पकाल क्या है। अल्पकाल एक अति अल्पकाल एक कम अवधि होती है जिसमें अर्थव्यवस्था की उत्पादन तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसे अल्पकाल कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है, सीमांत उत्पादन से आप क्या समझते हैं। एक साधन के प्रयोग करने से एक अतिरिक्त, यहां पर एक वर्ड और लिख दीजिएगा, एक अतिरिक्त साधन के, एक अतिरिक्त साधन के प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। और यहाँ पर फार्मूला बन जाता है सीमांत उत्पादन का, सीमांत उत्पादन बराबर FTP(n-TP(n-1), की 1 नंबर है, तो आपको तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सेक्शन बी, सेक्शन बी थ्योरेटिकल सेक्शन है, इसमें आपको आंसर जो है लॉन्ग में लिखने हुए, ठीक ना। जैसे पहला है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्द में लीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर मिलेंगे 13 क्वेश्चन, ठीक है ना। और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, और 26 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो क्वेश्चन पर देखें, मितव्ययिता के विरोधाभास को समझाइए। मितव्ययिता किसे कहते हैं, मितव्ययिता का विरोधाभास क्या होता है। मितव्ययिता का विरोधाभास या बचत विरोधाभास एक विरोधाभास की अर्थशास्त्र की भाषा है
विरोधाभास बताता है कि स्वायत्त बचत में वृद्धि से कुल मांग में कमी होती है और इस प्रकार सकल उत्पादन में कमी होती है, जिससे कुल बचत कम हो जाती है। विरोधाभास संकीर्ण रूप में बोल रहा है कि कुल बचत गिर सकती है क्योंकि व्यक्तियों की अपनी बचत बढ़ाने के प्रयासों के कारण मोटे तौर पर बचत में अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकती है। मान लीजिए एक आदमी 100 रुपए बचा रहा है एक दिन में। अगर भारत के नागरिक का जो 100 करोड़ लोग अगर बचा दे तो 100 × 100 करोड़ तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 10,000 करोड़ रुपए बचा लेगी। तो ये तो देश के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। इसका मतलब होता है, मितव्ययिता का मतलब क्या होता है कि जो जितने लोग बचत कर रहे हैं, बचा रहे हैं, अगर सब लोग मिलकर बचाने लग जाए तो देश के लिए वो नुकसानदायक होता है। वो व्यक्तिगत लाभ हो सकता है लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए वो नुकसानदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं के प्रत्येक के कोई दो उदाहरण बताइए। उपभोक्ता वस्तु ये वो वस्तु होती है जिसका उपभोग अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा कर ली जाती है, उसे उपभोक्ता वस्तु कहते हैं, जैसे कपड़े, बिस्कुट, मिठाई आदि। जबकि ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया में होती हैं और उसके बदले में एक भारी बहुत ज्यादा राशि निवेश किया जाता है, उसे पूंजीगत वस्तु कहते हैं, जैसे मशीन, कार, भूमि आदि। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। प्रत्यक्ष कर क्या, देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे, और आपको इस सारे क्वेश्चन को पढ़ना है क्योंकि इसी में से, क्योंकि आप खुद देखिएगा, आपने यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए लगातार बच्चों कमेंट होते हैं, अभी बिहार बोर्ड का पेपर कंप्लीट होगा, अभी अकाउंट का पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, सीबीएसई का इकोनॉमिक्स का पेपर, सबने यही रिप्लाई दिया है कि सर ने जो पढ़ाया है एग्जाम में वही आया है। उत्तराखंड बोर्ड में मैंने कुछ दिन पहले अकाउंट का एक मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरी का वीडियो बनाया था, सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आए, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर का नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जुड़े रहने से आपको एकदम 100% एक्यूरेसी वाला क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। शेयर करना मत भूलिएगा। तो एक क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण बताना है, केवल उदाहरण बताना है। 2 नंबर आपको कोई ऐसे ही नहीं देगा। सबसे पहले एक मीनिंग बता दीजिए। अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका कर किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, जैसे आयकर और संपत्ति कर। सेम अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी व्यक्ति पर हस्तांतरित किया जाता है, उससे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे वस्तु और सेवा कर, जिसको हम शॉर्टकट में जीएसटी बोलते हैं, सीमा शुल्क आदि। क्वेश्चन नंबर 7, बजट घाटा को दूर करने के कोई दूसरा दो सुझाव दीजिए। बजट घाटे को दूर करने के प्रमुख उपाय है कि सार्वजनिक व्ययों में कमी कर दी जाए और दूसरा विदेशी ऋण पर जो निर्भरता है देश की उसको कम किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, उपयोगिता किसे कहते हैं, उसकी दो विशेषताओं को बताइए। किसी वस्तु में निहित वह शक्ति या क्षमता जिससे किसी उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसे उपयोगिता कहते हैं। और उपयोगिता की दो प्रमुख विशेषता है। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, मतलब दो व्यक्तियों की एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग हो जाती है। उपयोगिता मनोवैज्ञानिक होती है, उपयोगिता लोगों से मन से जुड़ी होती है, लोग कहेंगे नहीं यार मुझे अच्छा लगा है तो उसकी उपयोगिता, अच्छा नहीं लगा तो उपयोगिता कम होगी, ठीक है, ध्यान में रखना है आप चीज को। क्वेश्चन नंबर 9, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी, मार्जिनल प्रोपोर्शनल कंजप्शन क्या है, ये किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि एमपीएस से रिलेटेड है। आय में होने वाले परिवर्तन से उपभोग में होने वाले परिवर्तन के बीच के अनुपातिक संबंध को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत प्रवृत्ति का योग हमेशा एक होता है। इसका मतलब अगर एमपीसी को और एमपीएस को जोड़ दिया जाए, इसका आंसर हमेशा कितना होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बाजार पूर्ति से क्या आशा है। बाजार पूर्ति किसे कहते हैं, तो एक निश्चित समय में बाजार में उपस्थित सभी विक्रेताओं के द्वारा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर की जाने वाली बिक्री की मात्रा को बाजार पूर्ति कहते हैं। एक बाजार में अगर 3 विक्रेता है, ए है, बी है और सी है, तो इन दोनों का टोटल किया जाएगा, तो जो टोटल जो होता है उसे बोलते हैं बाजार पूर्ति। पूर्ण प्रतियोगिता की किन्हीं दो विशेषताओं को बताइए। तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं की बात करते हैं, इस बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। संपूर्ण बाजार में समरूप वस्तु का क्रय विक्रय होता है। क्वेश्चन नंबर 12, सकल घरेलू उत्पादन की बोलते हैं जीडीपी क्या है। एक लेखांकन वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी नागरिकों के द्वारा किए गए अंतिम वस्तु और सेवाओं के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखो न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित तालिका में एक प्रतिस्पर्धी फर्म की कुल लागत सारणी को दिया गया, वस्तु की कीमत 10 है। वस्तु की कीमत 10 है, ये कुल लागत यानी कि टीसी दिया हुआ है। जब वस्तु की कीमत 10 है
तो सभी वस्तु की कीमत 10-10 होगी, यानी कि ये हो गया प्राइस, एक तरफ लिख देते हैं 10, 10, 10 और ये हो गया 10। अब उत्पादन ही है, लागत ही है, तो आगम कितना होगा, दोनों को जब बेचेंगे 10 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो रहा है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 10 चौके 40 ही हो गया। अब ये हो गया लाभ। हमें क्या निकालना है, लाभ की गणना। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लाभ होता है, लाभ बराबर होता है कुल आगम माइनस कुल लागत, यानी कि कुल आगम में से माइनस कर देंगे। पहले लागत 15 है, कुल आगम में, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में। फिर 20 में से 22 माइनस कर देंगे, -2, 30 में से 30 माइनस कर देंगे, 0, और 40 में से 38 माइनस करेंगे 2, तो ये हो गया लाभ। ये करेंगे आपके 2 नंबर पक्के। क्वेश्चन नंबर 14, रेपो रेट किसे कहते हैं, जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है उसे रेपो रेट कहते हैं। समझ में आ गया कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो जो है विभिन्न जो है कमर्शियल बैंक के जो भी लोन देता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत। कुल स्थिर लागत मतलब TFC और कुल परिवर्ती मतलब TBC की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। दोनों के बारे में बताना है। कुल स्थिर लागत उत्पादन के स्थिर साधनों पर किए गए व्यय को कुल स्थिर लागत कहते हैं, जबकि उत्पादन के परिवर्ती लागत पर किए गए व्यय को कुल परिवर्तनशील लागत कहते हैं। जैसे अगर कहीं कोई जमीन खरीद लिया, लैंड परचेज कर दिया, तो उसमें जो खर्च हुआ स्थिर लागत हुआ। जबकि अगर कच्चा माल खरीदा जा रहा है तो उस पर जो खर्च होता है उसको हम परिवर्तनशील लागत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मुद्रा के मुख्य कार्यों को लिखिए। मुद्रा के मुख्य कार्य होते हैं दो, एक होता है विनिमय का माध्यम, दूसरा होता है मूल्य का मापक। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में जो है आपका क्या सा होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। हर एक 4 क्वेश्चन होंगे इसमें, और हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर होगा, टोटल होगा 12। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, हर एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन होगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा और आंसर लिखना होगा करीब 60 से 80 शब्दों के बीच में। केंद्रीय बैंक के किन्हीं 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। ऑप्शन में रहेगा 17 में 2 क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन ये होगा, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो केंद्रीय बैंक के कार्यों की बात करते हैं। केंद्रीय बैंक की प्रमुखतः 3 कार्य हैं, नोट जारी करना, सरकार के बैंकर के रूप में और बैंकों के बैंक के रूप में। इनके डिटेल को आपको समझना होगा कि अगर 3 नंबर में पूछा जाता है तो आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए तुरंत। और जो लिखा गया है इसमें पहले समझा दो। नोट जारी करना मतलब हर देश की केंद्रीय बैंक अपने देश के लिए क्या करती है, नोटों को जारी करती है। कि देश की सरकार के लिए केंद्रीय बैंक एज ए बैंकर जिस तरह से नॉर्मली जो है व्यापारिक बैंक अपने कस्टमर के लिए काम करती है, वैसा ही यहाँ पर होता है। बैंक सारे व्यापारिक बैंकों का बैंक केंद्रीय बैंक ही होता है। अब इसके ऑप्शन में दे रखा है, मुद्रा के किन्हीं 3 कार्यों की बताइए। मुद्रा के 2 प्रमुख कार्य जो होते हैं वो है विनिमय का माध्यम और दूसरा है मूल्य के मापक रूप में। तीसरा कार्य आप लिख दीजिए इसमें, भावी स्थगित भुगतानों का आधार। मुद्रा के द्वारा किसी भी वस्तुओं का या सेवाओं का क्रय विक्रय कहा जाता है। मुद्रा के द्वारा वस्तु और सेवाओं के मूल्य को निर्धारित किया जाता है और मुद्रा के द्वारा ही हम जो है उधार में लेन देन कर सकते हैं। लेन देन उधार में होता है। उधार मतलब आज खरीदो कल पेमेंट कर दो, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में भी 2 क्वेश्चन होंगे, आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र वो अर्थशास्त्र होता है जहां पर अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का, जैसे एक फर्म, एक उपभोक्ता का अध्ययन होता है, ये उपभोक्ता लिखा हुआ थोड़ा वो है। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था की एक इकाई मानकर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या कीमत निर्धारण है और समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उदाहरण जो होता है क्या है, आय व रोजगार का निर्धारण है। ठीक है ना, 3 पॉइंट आपको जरूर लिखना है। इसके ऑप्शन में दे रखा है प्रत्यक्ष एवं, क्वेश्चन है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में अंतर बताना है। तो प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी को भुगतान करना होता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है कि जिसको चुकाना होता है वो किसी और व्यक्ति पर डाल देता है। मतलब ये प्रगतिशील कर होता है या प्रगतिशील कर नहीं होता है, ठीक है ना। अगर प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं एग्जाम्पल की आयकर, संपत्ति कर, जबकि इसका होता है जीएसटी, सीमा शुल्क आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है, निम्न समंकों की सहायता से राष्ट्रीय आय यानी कि आपको निकालना है एनएनपीएफसी। हमारे पास दिया गया बाजार कीमत सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं जीएनपी, एमपी गिवन है, मूल्यह्रास दिया हुआ है यानी कि डेप्रिसिएशन, अप्रत्यक्ष कर दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और अनुदान दे रखा है यानी कि सब्सिडीज दे रखा है। इसके थ्रू आपको कैलकुलेट करना है राष्ट्रीय आय की।
तो फार्मूला है राष्ट्रीय बराबर बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे, अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को माइनस करके टोटल माइनस कर देंगे। तो राष्ट्रीय बाजार कीमत पर कितना दे रखा है 1000 और मूल्यह्रास दे रखा है 200। उसके बाद अप्रत्यक्ष कर 150 और ये हो गया 250। 150 में से 250 गया, बचेगा प्लस का 100 और 1000 में से 200 गया हुआ 800। 800 और 100 कितना हो गया 900 करोड़। ये हमारा आंसर हो गया। इसी में एक और ऑप्शन दे रखा है सेकंड, व्यय योग आय और व्यक्तिगत आय में अंतर बताना है। तो व्यक्तिगत आय और व्यय योग आय जिसको बोलते हैं आपको, इसको बोलते हैं पर्सनल इनकम और ये होता है आपका पर्सनल डिस्पोजल इनकम। एक वर्ष की अवधि में एक देश के सभी व्यक्ति परिवार जितनी वास्तव में आय प्राप्त करते हैं उन सभी आय के योग को व्यक्तिगत आय कहते हैं। जबकि व्यक्तिगत आय में से सरकार द्वारा लगाए गए सभी व्यक्तिगत करों को निकाल देने पर जो शेष बचता है उसे व्यय योग आय कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है व्यक्तिगत आय के अंतर्गत मजदूरी, वेतन और ब्याज के लगान तथा लाभांश को सम्मिलित किया जाता है, जबकि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत आय में से कैलकुलेट की जाती है। फार्मूला देखेंगे, व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस सामाजिक सुरक्षा में कटौती, निगम कर माइनस आवर्ती लाभ। जबकि व्यय योग आय की बात करते हैं, व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत आय कर की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 भी ऑप्शन में है। निम्नलिखित तालिका से मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। हमारे पास वस्तु की कीमत दिया हुआ है 5। जब 5 है, वस्तु की मांग की मात्रा कितना है 20। जैसे वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाती है। अब कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले देखिए वस्तु की कीमत है 5, 5 में मात्रा है 20, वस्तु की कीमत कम हो गई तो मात्रा कितनी होगी 30। फार्मूला होता है ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। जहां पर सबसे पहले डेल्टा क्यू निकालना है, इसका मतलब ये जो 30 है 30 में से 20 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10 और 4 में से 5 को माइनस कर देंगे हो जाएगा माइनस। अब देखिए क्योंकि लोच है, ईडी हमेशा किसमें होता है नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का निशान लगाए चाहे ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमने लगाया है तो 10/20 यानी कि डेल्टा क्यू मतलब 10 और जो क्यू होता है ना जो ऑब्वियसली पहला वाला होता है ये हो गया क्यू और ये हो जाएगा पी। तो 10/20 मल्टीप्लाई बाय पी है 5 और डेल्टा पी कितना है -5। आपको कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 5 × 5 5 × 20, ये हो गया आपका कितना 2 दूनी 4 2 पंजे 10, तो ये हो गया 5/2 और 2 से 5 को काटेंगे, देखिए 2 से 5 को भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 बचेगा 1 पॉइंट लगाया 0 आया 2 पंजे 10। आंसर इज -2.5। कहीं कहीं ये माइनस में होता भी है कहीं भी नहीं भी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है औसत लागत सीमांत लागत का आकलन कीजिए। यानी कि औसत लागत यानी कि हमें निकालना है एसी और निकालना है एमसी। दिया क्या है उत्पादन की इकाई यानी क्यू और कुल लागत यानी कि टीसी। तो सबसे पहले एसी निकालेंगे, यहाँ पर एसी का फार्मूला होता है टीसी अपॉन क्यू, ठीक है ना, यानी कि 80 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव और 102 को 1 से डिवाइड करेंगे 102, 122 को 2 से करेंगे 61, इस तरह डिवाइड करते चलेंगे ये आता चलेगा। नेक्स्ट है सीमांत लागत एमसी। एमसी का फार्मूला होता है TCN - 1 यानी कि जिस इकाई का एमसी निकालना है 0 इकाई पर जो भी है वो हमेशा डैश हो जाता है, कुछ नहीं होता है। और 102 में से फिर 80 को माइनस कर देंगे आएगा 22, 122 में से 102 को माइनस करेंगे 20, 140 में से 122 को माइनस कर देंगे 18 और 156 में से 140 को माइनस कर देंगे ये हो जाएगा 16। तो इस सीमांत लागत की प्राप्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके राजस्थान बोर्ड में। राजस्थान बोर्ड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे लिए तैयार होना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है सेक्शन डी। सेक्शन डी जिसका आंसर आपको 100 से 150 शब्द में देना है। 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर होंगे, यानी कि टोटल आपको मिलेंगे 12 नंबर और उसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लॉन्ग। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें हर एक क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन होंगे, कोई एक करना होगा। राजकोषीय घाटा क्या है, इसके अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्ति उधार छोड़कर के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। मतलब फार्मूला है कुल व्यय माइनस उधार छोड़कर कुल प्राप्तियां। तो राजकोषीय घाटे का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। वास्तव में राजकोषीय घाटा को व्यय पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए समस्या का सही माप है। ये वर्ष में के दौरान देयताओं की वृद्धि का सही माप होता है। राजकोषीय घाटा इस बात का भी संकेत देता है कि भविष्य में ब्याज के भुगतान ऋण की वापसी पर कितना और व्यय करना पड़ेगा। मतलब देश की विकास के लिए जो भी एक्स्ट्रा व्यय करते हैं उसकी पूर्ति जो है किससे होती है, ऋण से। तो राजकोषीय घाटा बताता है कितना ऋण एक्चुअली में लेने की जरूरत है। राष्ट्रीय घाटे के अनेक प्रॉब्लम्स भी है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। सबसे पहले विकासशील देश के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए शिक्षा, सुरक्षा,
सामान्य प्रशासन आदि पर अधिक से अधिक व्यय कर रहे हैं। यदि सरकार ऋण लेकर व्यय कर रहे हैं तो सरकार पर ऋण का व्यय करती है। ऋण के ब्याज प्रतिवर्ष एक बड़ी राशि व्यय करनी पड़ेगी। जो भी काम होता है, जो भी आय होती है, आय का एक बड़ा हिस्सा ब्याज के भुगतान में चला जाता है, जो कि सही नहीं होता है। ठीक है ना। इसके ऑप्शन में दे रखा है भुगतान संतुलन क्या है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के प्रमुख किन्हीं 4 तरीकों को बताना है। तो भुगतान संतुलन एक देश के दूसरे देश के साथ एक निश्चित अवधि में किए गए आर्थिक लेन देन या प्राप्ति या भुगतानों का विवरण होता है। तो भुगतान संतुलन को सही करने के उपाय कौन कौन से। और 1 अवमूल्यन नीति। अवमूल्यन का मतलब जब मुद्रा के मूल्य को विदेशों की के थ्रू क्या होता है। अवमूल्यन मतलब देश की मुद्रा को विदेशी की तुलना में क्या कर देना, कम किया जाना। मान लो पहले $1 के बदले में हम 80 रुपए दे रहे थे, अब वहीं पर $1 के बदले में आप क्या करेंगे, $1 के बदले में और रुपए का भुगतान करेंगे 50। इसका मतलब मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है। ऐसे में देश में आयात कमी होती है और निर्यातों में वृद्धि होती है। अधिक निर्यात, जब भी अवमूल्यन होता है यानी कि भुगतान प्रतिकूल होता है तो निर्यात अधिक होता है। आय बढ़ेगी, जैसे निर्यात पर सीमा शुल्क कम करना होता है, निर्यातों को सस्ती दर से अधिक ऋण उपलब्ध कराना होता है, उधार बिक्री की मात्रा को बढ़ाना है। इस तरीके से अधिक निर्यात होता है। नेक्स्ट न्यूनतम आयात। न्यूनतम आयात को और लास्ट है विदेशी विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है ना। देश में ज्यादा से ज्यादा विदेशी विनियोग आता है। क्वेश्चन नंबर 22 ये भी ऑप्शनल है। सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद के संबंध को व्याख्या कीजिए। किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई या कम इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पाद में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। और औसत लागत क्या है, औसत उत्पाद, सॉरी यहाँ पर जो है लागत लिख दिया, यहाँ पर होगा उत्पाद। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। परिवर्तन साधन की प्रति इकाई उत्पाद को औसत उत्पाद कहते हैं। या फिर कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधनों यानी कि एल से भाग देने पर, यानी कि ये होगा फार्मूला AP इक्वल टू TP अपॉन L। आपने स्क्रीनशॉट रखना है, ध्यान में रखिएगा। तो सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद के संबंध क्या होता है। सीमांत उत्पाद यानी कि AP और TP MP दोनों की कैलकुलेशन जो होता है TP से किया जाता है। पहला है AP इक्वल टू TP अपॉन L और दूसरा है हमारा MP इक्वल टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L। या फिर इसको तरह भी लिख सकते हैं TPN माइनस 1। चलिए इसको समझते हैं ग्राफ के थ्रू। ये है परिवर्तन साधन की इकाइयां जो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। उत्पादन की मात्रा बढ़ती चली जाती है एक निश्चित स्तर तक, उसके बाद ये स्थिर हो जाती है, फिर ये क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। ये कम तब होती है जब सीमांत उत्पाद यानी कि MP हमारा क्या होता है, 0 होता है। जब 0 होता है ये सबसे अधिक होता है। और उधर औसत उत्पाद भी हमारे क्या हो जाती है, घटती चली जाती है। पहला, कुल उत्पाद के बढ़ने से सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों ही घटते हैं, किंतु MP AP की तुलना में अधिक तेजी से घटते हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, औसत उत्पाद घटती है लेकिन कभी कभी सीमांत उत्पाद की तरह ऋणात्मक नहीं होती है। इसमें ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो पूर्ण प्रतियोगिता, मार्शल ने कहा था कि पूर्ण प्रतियोगिता में हमेशा किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण उसके मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष के द्वारा होता है कि जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है उस बिंदु पर जो है वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। बाकी थ्योरी के लिए आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। इसको आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। फिर डायग्राम देखिए, वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो मांग की मात्रा घट रही है, वहीं पर पूर्ति की मात्रा भी बढ़ रही है। तो एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर एक निश्चित कीमत वस्तु की मांग और पूर्ति आपस में क्या हो जा रही है, बराबर हो रही है। तो यानी कि इसको ग्राफिकल रूप में ये है मांग और ये है पूर्ति, दोनों आपस में इस बिंदु पर बराबर होते हैं। इस बिंदु को बोलते हैं E, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, D इक्वल टू S है। इसको बोलते हैं संतुलन कीमत स्तर, जो कि किस रुपए पे है, 6 रुपए पर। मात्रा कितनी है, 60। क्वेश्चन नंबर 23, पूर्ति के विस्तार और पूर्ति के संकुचन को उपयुक्त रेखा चित्र के द्वारा। पूर्ति का विस्तार क्या होता है, अगर अन्य बातें समान रहे, मतलब कीमत के अतिरिक्त दूसरी जो चीजें होती हैं, ठीक है ना, कीमत के बढ़ने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। ऐसे में जो पूर्ति वक्र होता है जहां से होता है वो ऊपर क्यों चला जाता है, इसको बोलते हैं पूर्ति का विस्तार। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कीमत में परिवर्तन हो रहा है, उसकी तुलना में मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जबकि पूर्ति का संकुचन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर अन्य बातें समान रहने पर पूर्ति में अगर कीमत में अगर कमी होती है तो पूर्ति की मात्रा भी कम होती है। यानी कि पहले कीमत 5 इतनी इकाइयां थी, कीमत कम हो गई तो मात्रा भी कम हो जाती है, ऊपर से ये नीचे आ जाती है। इसको बोलते हैं पूर्ति का संकुचन।
इसी में ऑप्शन है घटती सीमांत उपयोगिता के नियम को बताइए। आपको घटती सीमांत उपयोगिता क्या होता है बताना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। फिलहाल इस सैंपल पेपर, इस क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में इसके 90% क्वेश्चन फंसेंगे, तो ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु की एक समान इकाइयों का उपयोग बढ़ता चला जाता है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। इस नियम का प्रतिपादन ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री एच गोसेन ने किया था, इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने बाद में इसको एक्सप्लेन किया था, उनके अनुसार कि अगर अन्य बातें समान रहे तो किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, उस वस्तु की प्रत्येक इकाई की वृद्धि के साथ साथ घटता चला जाता है। और इसकी आवश्यक शर्तों की बात करें तो उपभोग की जाने वाली सभी इकाइयों का गुण और परिणाम एक समान होना चाहिए, उपभोग का निरंतर क्रम होना चाहिए, वस्तु की इकाई का आकार पर्याप्त होना चाहिए, उपभोक्ता के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, साथ ही उपभोक्ता की आय, रुचि और फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस ग्राफ के थ्रू हम आराम से जो है समझ सकते हैं क्या है ग्राफ में। अगर ग्राफ को थोड़ा हम इजीली समझे तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे जैसे उत्पादन करते चले जाते हैं ना, उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो हमारी क्या हो जाती है, देखिए कम होती चल रही है। इसी को बोलते हैं हम कि एमयू का क्या होना, घटना। जब एमयू घटता रहता है तो इसी को बोलते हैं घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है। तो ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है आपके तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय।